नमस्कार। हेलो एवरीवन। लास्ट 2 लेक्चर में जब हम कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल इंट्रोडक्शन और उसके रिएक्शंस देख रहे थे, तो उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स के कई तरह के स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन देखे। तो चलिए आज के लेक्चर में हम इन्हीं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ केमिकल रिएक्शंस और फैक्ट्स डिस्कस करेंगे और इन्हीं के थ्रू जो इनके डिफरेंट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है उन्हें जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो है स्ट्रेट और ओपन चेन स्ट्रक्चर, क्लोज्ड और साइक्लिक स्ट्रक्चर, चेयर एंड बोर्ड कन्फर्मेशन। और यहाँ पे स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन के जो एडवांस टेक्निक है लाइक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एनएमआर, मास, उनको आज के लेक्चर में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए हमें इन टेक्निक्स का बेस पता होना बहुत जरूरी है। तो आज का जो लेक्चर है वो प्योरली केमिकल रिएक्शन और कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे ही। सबसे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन अभी तक हम लोगों ने देखे हैं। तो सबसे पहले तो एक हमने देखा आपका स्ट्रेट और ओपन चेन स्ट्रक्चर। देन हमारा आया क्लोज्ड और साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्लोज्ड और साइक्लिक स्ट्रक्चर में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमने देखा आपका चेयर कन्फर्मेशन एंड बोर्ड कन्फर्मेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट और ओपन चेन स्ट्रक्चर में। इसमें भी स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं और वो एग्जाम्पल यहाँ पे हम ग्लूकोज को लेते हैं। तो सबसे पहले हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमिन किया जो कि हमारा क्या आया, C6H12O6। अब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या है, एक हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है और हमारा क्या है, हाइड्रोक्सिल। यानी दो ही तरह के फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप में भी अगर हम देखें तो सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फर्दर यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पता है कि 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात करें या फिर एल्डिहाइड ग्रुप की बात करें, इन दोनों में ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अब हमें इनके नंबर डिटरमिन करने हैं। तो सबसे पहले हम OH के नंबर डिटरमिन करेंगे, यानी कि प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ग्लूकोज की जब हम रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। यहाँ पे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो आपकी रिएक्शन है, इस रिएक्शन में बेसिकली ग्लूकोज के जो OH ग्रुप है वो इन्वॉल्व होते हैं और इन्हीं से आपका ईस्टर बनता है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट हमको क्या मिल रहा है, पेंटा एसिटेट, यानी कि 5 OH ग्रुप का ईस्टर ग्रुप में कन्वर्जन हुआ होगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे प्रेजेंट है। नेक्स्ट थिंग कि इसका अगर हम डिहाइड्रेट करें, ग्लूकोज को अगर हम डिहाइड्रेट करें तो ये आसानी से डिहाइड्रेट नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो OH ग्रुप प्रेजेंट है ये अलग अलग कार्बन पे प्रेजेंट है, क्योंकि अगर सेम कार्बन पे OH प्रेजेंट होते लाइक दिस तो इसका डिहाइड्रेशन बहुत आसानी से होती, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल आसानी से रिमूव हो जाता और ये किस में कन्वर्ट हो जाता, C डबल बॉन्ड O में, जबकि ऐसी कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। नेक्स्ट थिंग आता है कि ये जो हमारे OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इनमें प्राइमरी कितने हैं और सेकेंडरी कितने हैं। तो ग्लूकोज का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ तो आपका क्या बनता है, सेकेरिक एसिड, या फिर ग्लूकोज का माइल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपका बनता है ग्लूकोनिक एसिड, जो कि फर्दर ऑक्सीडेशन पे सेकेरिक एसिड दे रहा है। यानी कि ग्लूकोज आपका जब नाइट्रिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करा रहे हैं तो आपका ग्लूकारिक एसिड बन रहा है। नाइट्रिक एसिड के साथ जो एक इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि नाइट्रिक एसिड आपका एल्डिहाइड ग्रुप को और उसके साथ जो आपका प्राइमरी OH ग्रुप होता है
उसको भी ऑक्सीडाइज करता है। यानी कि यहाँ पे जो एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन हो रहा है वो आपका एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से होगा, और दूसरा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहा है वो कहाँ से आएगा, वो हमारा प्राइमरी ओएच ग्रुप जो है उससे आ रहा। अब आउट ऑफ 5 हमारा जो प्राइमरी ओएच कितने हो गए, 1। तो रेस्ट आपके जो 4 बचे वो हमारे कैसे होंगे, सेकेंडरी, यानी CHOH वाली चीज। नेक्स्ट हम किस पे देखेंगे, कार्बोनिल ग्रुप, कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं। सबसे पहले ये डिफाइन करते हैं। तो ग्लूकोज की जब हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ या फिर हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, तो हमारा क्या बनेगा, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ये ग्लूकोसाइनोहाइड्रेन और हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ये ग्लूकोज ऑक्साइड बना रहा है, और ये दोनों ही रिएक्शन कंफर्म करती हैं कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हम कार्बोनिल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कीटोन और एल्डिहाइड दोनों ही ये रिएक्शन देते हैं। अब कंफर्म क्या करना है कि कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड है कि कीटोन। यहाँ पे जब हम ग्लूकोज की का ऑक्सीडेशन कराते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ब्रोमीन वाटर से, तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोनिक एसिड। और इस ग्लूकोनिक एसिड में कितने कार्बन होंगे, सेम नंबर ऑफ कार्बन एज द रिएक्टेंट। क्योंकि ब्रोमीन वाटर के साथ, अगर आपको फैक्ट याद हो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ब्रोमीन वाटर कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं करते, या कहिए कि कीटोन ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर कीटोन ऑक्सीडाइज होता भी है यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से लाइक नाइट्रिक एसिड, तो इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, और जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनके कार्बन नंबर आपका जो रिएक्टेंट होगा उसके कार्बन से कम होता है, जो कि यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये कंफर्म करता है कि हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप होगा वो क्या होगा, एल्डिहाइड। अब क्या बचा कि ये जो कार्बन हमारे प्रेजेंट है, ये कार्बन कैसे प्रेजेंट है, इन अ स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है या फिर ब्रांचिंग प्रेजेंट। अब इसके लिए ग्लूकोज का जब हम रिडक्शन करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटालिस्ट, तो ये हमको क्या देता है, सॉर्बिटॉल। तो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। सेकेंड थिंग, वहीं अगर हम ग्लूकोज को रिड्यूस कराते हैं आपके हाइड्रोआयोडिक एसिड एंड रेड फॉस्फोरस के कॉम्बिनेशन से, तो हमको क्या मिलेगा, 2-आइडोहेक्सेन, मतलब कि हेक्सेन और 2-आइडोहेक्सेन, इनका कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो जो कि हमें बताएगा कि जो 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है वो एक स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है, हेक्सेन। अब कोई और रिएक्शन जो इसको जस्टिफाई करे, तो अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन करा रहे हैं HCN के साथ, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा था, साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन की जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है, एसिड, यानी कि जो CN ग्रुप है साइनाइड, वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसका जब हम रिडक्शन कराएंगे, HI के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो जितने भी आपके ये OH वाले कार्बन हैं ये सारे, इनका रिडक्शन हो जाएगा और ये एल्केन में कन्वर्ट होंगे, यानी कि एज अ प्रोडक्ट हमको क्या मिला, हेप्टानोइक एसिड, यानी कि 7 कार्बन। 7 कार्बन है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कार्बन। 7th कहाँ से आ रहा है, आपका HCN से आ रहा है। इसका मतलब कि जो आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के जो 6 कार्बन है वो इन अ चेन होंगे, स्ट्रेट चेन, तभी HCN का एक कार्बन मिलने के बाद, ऐड होने के बाद जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है वो 7 कार्बन का हेप्टानोइक एसिड ही मिल रहा है। तो ये तो वो रिएक्शन थी जो कंफर्म करती हैं कि स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए।
अब हम उन ऑब्जेक्शंस की बात करते हैं जो ओपन चेन स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन है वो है ग्लूकोज डज नॉट रिस्टोर शिफ्ट रिएजेंट कलर, suggesting that glucose does not have true aldehyde group. जनरली जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो शिफ्ट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है और एक मजेंटा कलर देता है, लेकिन ग्लूकोज जो है, क्योंकि ग्लूकोज में भी एल्डिहाइड ग्रुप हुआ, लेकिन फिर भी ये शिफ्ट रिएजेंट के कलर को रिस्टोर नहीं कर पाता है। तो इससे क्या लगता है, एक इंडिकेशन ये आता है कि हाँ, फ्री जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो ज्यादा देर तक इस स्ट्रक्चर में नहीं रहता है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्शन आता है वो है ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड और अमोनिया। जनरली एल्डिहाइड्स जो है वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन देखने को मिलती है वो है ग्लूकोज फॉर्म टू आइसोमेरिक पेंटामिथाइल एंड पेंटा एसिटिल डेरिवेटिव, यानी कि इनका जो एल्काइलेशन या एसिटाइलेशन होता है उसके बाद जो आपके डेरिवेटिव मिलते हैं उनमें आपके कह लीजिए कि वो फेलिक सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं करते हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता तो एसिटाइलेशन के बाद भी या एल्काइलेशन के बाद भी आपका एल्डिहाइड ग्रुप तो फ्री रहता तो इनको फेलिक सोल्यूशन के साथ रिएक्शन देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं देते हैं। इसका मतलब ये है कि फ्री एल्डिहाइड अब यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट जो आता है, ये जो रिएक्शन है ये क्या प्रूफ कर रहा है कि जो पेंटा एसिटिल आपका डेरिवेटिव बन रहा है, अब इसमें जो कार्बोनिल प्रॉपर्टीज है वो शो नहीं करती, कार्बोनिल प्रॉपर्टीज शो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो अब इस डेरिवेटिव में प्रेजेंट नहीं है, या हम कहें कि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा एक और रिएक्शन आती है म्यूटा रोटेशन, जो कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो है ग्लूकोज का वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। म्यूटा रोटेशन क्या होता है कि जब हम ग्लूकोज को क्रिस्टलाइज करते हैं फ्रॉम कोल्ड वाटर और इथेनॉल बिलो 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस कंडीशन में जो इसके क्रिस्टल का जो एक्वस सोल्यूशन होगा वो स्पेसिफिक रोटेशन शो करता है कितने का, 112 डिग्री का। और अगर हम इस सोल्यूशन को एज इट इज रहने दें तो ये जो आपका रोटेशन है ये धीरे धीरे कम होता जाता है जब तक कि एक कांस्टेंट वैल्यू ना आ जाए, और वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, 52.5 डिग्री। नेक्स्ट थिंग, अगर यही क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हम हॉट वाटर के साथ या हॉट पेरिडीन में कर रहे हैं, यानी कि उसका टेम्परेचर हमारा अबव 98 डिग्री है, तो उस कंडीशन में इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होगा एक्वस सोल्यूशन का वो कितना होगा, प्लस 19.2 डिग्री। और इस सोल्यूशन को अगर हम एज इट इज रहने दें तो ये स्पेसिफिक रोटेशन धीरे धीरे आपका बढ़ता है, ग्रेजुअली इंक्रीज अप टू अ कांस्टेंट वैल्यू 52.5 डिग्री। अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं स्पेसिफिक रोटेशन में, इसको जो स्ट्रेट चेन आपका स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन नहीं करता है। और दिस स्पेसिफिक दिस चेंज of specific rotation in aqueous solution is known as म्यूटा रोटेशन। यहाँ पे अगर जो हमारा फ्री स्ट्रक्चर है यानी कि ओपन चेन स्ट्रक्चर है, अगर हमारा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, तो उस केस में जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो कितना होता है, 52.5 डिग्री। जबकि जो हमारा क्लोज चेन स्ट्रक्चर है वहां पे अल्फा जो ग्लूकोज है उसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है +112 डिग्री, जबकि जो बीटा फॉर्म है उसका रोटेशन होता है +19.2 डिग्री। जो अल्फा फॉर्म है इसका स्पेसिफिक रोटेशन आपका कम हो रहा है और बीटा फॉर्म का स्पेसिफिक रोटेशन आपका इंक्रीज हो रहा है। कहां तक, आपका जो एक स्टेबल वैल्यू आता है वहां तक।
अब नेक्स्ट चीज ये आती है कि हम क्लोज्ड स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्लोज्ड रिंग फॉर्म कैसे हो रहा है। वन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के जो भी आपके 5 OH ग्रुप थे, अब इनमें से कोई एक OH ग्रुप आपका एल्डिहाइड के साथ, जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसके साथ रिएक्ट करके एक रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, और इसी को हम हेमी एसिटल कहते हैं। यहाँ पे होगा कैसे, सपोज ये हमारा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में जो आपका फर्स्ट कार्बन है वो एन एल्डिहाइड का, देन जो फिफ्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन का जो OH है वो आपस में मिलके एक 6 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे, जिसको कि हम क्या कहेंगे, पायरानोज रिंग। इसी तरीके से एक 5 मेंबर्ड रिंग भी बन सकती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, फ्यूरेनोज रिंग। अब जहां पे ये साइक्लिक स्ट्रक्चर आया, वहां पे एक टर्म और आता है जो कि है एनोमर। अब एनोमर हमारे क्या हो रहे हैं, वो स्ट्रक्चर जिसमें कि आपका जो OH है, फर्स्ट कार्बन का OH जो है वो आपका डाउनवर्ड है, लाइक दिस, तो इसको हम कह रहे हैं अल्फा फॉर्म। वहीं पे अगर आपका जो फर्स्ट कार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो आपका अपवर्ड है, लाइक दिस, तो इस तरह के फॉर्म को हम क्या कह रहे हैं, बीटा फॉर्म। और ये दोनों ही स्टीरियो आइसोमर्स जो हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर के, इनको हम क्या कह रहे हैं, एनोमर। क्यों, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में जो एनोमेरिक कार्बन है सिर्फ वहीं पे डिफरेंस है, बाकी हमारा सारा सेम है। अब यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई कि ग्लूकोज में जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है और जो क्लोज चेन स्ट्रक्चर दोनों ही प्रेजेंट हैं इक्विलिब्रियम। अब हम देखते हैं कि किस स्टेज में या किस कंडीशन में आपका ओपन चेन रहेगा या किन कंडीशन में आपका क्लोज चेन रहेगा। सबसे पहले कि इन नॉन एक्वस और लेस पोलर environment, glucose is more likely to exist in its open chain form. फर्स्ट थिंग हो गई कि नॉन एक्वस सोल्यूशन है या फिर लेस पोलर सोल्यूशन है तो ओपन चेन फॉर्म में रहेगा। सेकेंड थिंग, हायर टेम्परेचर पे जो आपका इक्विलिब्रियम है वो ओपन चेन फॉर्म की तरफ शिफ्टेड रहता है। अब यही चीज अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए देखें तो क्या देखने को मिलेगा कि जो एक्वस सोल्यूशन है, इन एक्वस सोल्यूशन और अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो ग्लूकोज है प्रीडोमिनेंटली एग्जिस्ट इन क्लोज्ड रिंग फॉर्म ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस। अब ये जो क्लोज रिंग फॉर्म है उसमें भी जो आपका 6 मेंबर्ड रिंग है वो आपका प्रिफर्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि आपका जो ओपन चेन और क्लोज चेन है ये आपके किस पे डिपेंड कर रहे हैं, सॉल्वेंट आपका कैसा है, टेम्परेचर आपका कैसा है, पीएच आपका कैसा है, इस तरह के नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करेगा कि किस फॉर्म में ग्लूकोज है हमारा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जो हमने कहा कि 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो आपकी प्रिफर्ड है, तो 6 मेंबर्ड प्रिफर्ड क्यों है, क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग भी एग्जिस्ट करती है फ्यूरेनस फॉर्म। अब यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स हैं जो कंसीडर करने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिंग साइज। पायरानोज में क्या है, पायरानोज आपका 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है जबकि फ्यूरेनोज आपका 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है, लाइक हियर। अब पायरानोज में 6 मेंबर्ड है यानी कि रिंग साइज आपका बड़ा होगा। रिंग साइज जब आपका बड़ा है यानी कि जो आपका स्ट्रेन होगा वहां पे, रिंग का जो स्ट्रेन होगा वो आपका कम होगा। कम स्ट्रेन हुआ यानी कि हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। सेकेंड थिंग आपकी क्या आती है, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल पायरानोस में अगर हम देखें तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो क्लोजर टू आइडियल टेट्राहेड्रल जो बॉन्ड एंगल होता है 109.5 उसके करीब होता है। अब बॉन्ड एंगल आपका टेट्राहेड्रल के पास हुआ
इसका मतलब लेस स्ट्रेन कंडीशन का होगा और मोर स्टेबल कंफर्मेशन होगा। यही चीज हम देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस के केस में कि पायरानोज रिंग में जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हैं कार्बन से, वो उनका जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो बेटर है, इस तरीके से है कि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम। स्टेरिक हिंड्रेंस आपकी कम होगी तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रक्चर आपका कैसा होगा, स्टेबल होगा। यही चीज कि आपका जो लार्जर आपके ग्रुप है, लाइक larger ring size provide more room for OH group to orient themselves in a way to minimize repulsive interaction. Ring size बड़ा होगा तो एक तरीके से जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं उनके लिए भी एक स्पेस मिलेगा कि वो अपने आप को इस डायरेक्शन में ओरिएंट कर सकें कि आपका जो रिपल्सिव इंटरेक्शन है वो आपका मिनिमम। तो यहां से ये कंफर्म हो गया कि ग्लूकोज के लिए जो आपका प्रिफर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया वो कैसा हो गया, पायरानोज का। अब पायरानोज में आते हैं कंफर्मेशन पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चेयर कंफर्मेशन। यहाँ पे चेयर आपका कैसे बन रहा है, इज अ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ साइक्लिक मॉलिक्यूल। चेयर के जैसे इसका स्ट्रक्चर है इसीलिए इसका नाम चेयर कंफर्मेशन पड़ा। नेक्स्ट थिंग जो है कि इसमें जो बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, बल्कि सब्स्टिट्यूएंट आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं। अब इक्वेटोरियल पोजीशन पे होने की वजह से इनमें जो स्टेरिक रिपल्शन होता है वो कम हो जाता है। जब स्टेरिक रिपल्शन होगा इट मींस कि आपका जो कंफर्मेशन आ रहा है वो कैसा हो जाएगा, स्टेबल होगा। अब जो चेयर कंफर्मेशन है उसमें आपके जो एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है इनके बीच का सेपरेशन आपका मैक्सिमम देखने को मिलता है। इस वजह से 1,3 डाइएक्सियल जो इंटरेक्शन है वो आपका कम होगा। जब ये इंटरेक्शन आपका कम होगा तो स्ट्रेन कम डेवलप होगा। स्ट्रेन कम डेवलप हुआ तो आपकी जो रिंग स्ट्रक्चर हुआ वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यही चीजें अगर हम बोट कंफर्मेशन के लिए देखें तो यहाँ पे बोट कंफर्मेशन भी आपका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हुआ साइक्लिक मॉलिक्यूल का, लाइक साइक्लोहेक्सेन। इसका जो स्ट्रक्चर है वो बोट के जैसा होगा। यहाँ पे जो आपके दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं अगर हम इनको अपने प्लेन से ऊपर की तरफ टिल्ट कर दें तो उससे क्या होगा कि बाकी चार जो हैं आपका, बाकी चार जो आपके एटम होंगे उनका प्लेन एक हो गया और ये दोनों जो हैं वो आउट ऑफ द प्लेन हो गए और बोट का शेप इन्होंने ले लिया। नेक्स्ट जो आता है कि इसमें आपके 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन जो होंगे वो ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू चेयर कंफर्मेशन। इस वजह से यहाँ पे रिपल्सिव इंटरेक्शन आपके ज्यादा हो गए तो स्ट्रेन आपका ज्यादा होगा और स्टेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर हम चेयर और बोट कंफर्मेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे चेयर जो है वो मोर स्टेबल कंफर्मेशन हुई फॉर 6 मेंबर रिंग, जबकि बोट जो है वो लेस स्टेबल कंफर्मेशन हो गई फॉर द 6 मेंबर रिंग। नेक्स्ट जो कार्बन एटम है वो आपके ऑल्टरनेट पोजीशन पे कह लीजिए कि अबव और ऊपर है, अबव एंड बिलो है प्लेन के, जिस वजह से ये एक स्टैगर्ड मैनर में रहते हैं। जबकि यहाँ पे बोट के केस में क्या हो रहा है कि जो 2 एक्सट्रीम एंड्स हैं वो आपके अपवर्ड डायरेक्शन में टिल्टेड रहते हैं और बोट का स्ट्रक्चर दे रहे हैं। चेयर कंफर्मेशन में आपका स्टेरिक और टॉर्सनल स्ट्रेन कम होगा जिस वजह से ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। जबकि आपका बोट कंफर्मेशन में स्टेरिक और टॉर्सनल ये दोनों ही चीजें आपकी ज्यादा होंगी जिस वजह से कि इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। अब यहाँ पे आ गया कि हमारा जो चेयर
कंफर्मेशन है वो हमारा प्रिफर्ड कंफर्मेशन हो गया फॉर 6 मेंबर फ्रेम। अब क्या आता है, अब एक चीज जो आई लास्ट में, चेयर कंफर्मेशन में भी आपके अल्फा और बीटा दो तरह के फॉर्म आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज के स्ट्रक्चर को देखें तो क्या देखने को मिलेगा कि इसमें ये हमारा क्या है, फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है जो कि बल्कि ग्रुप है, वो आपका कैसा हो गया, एक्सियल डायरेक्शन में हुआ। जबकि रेस्ट ऑफ द कार्बन पे जो भी आपके बल्कि ग्रुप अटैच्ड हैं वो किस डायरेक्शन में अटैच है, इक्वेटोरियल। 1 2 3 4 5 आउट ऑफ 5 1 आपका कैसा है, एक्सियल है, और 4 आपके कैसे हैं, इक्वेटोरियल है। अब यही चीज अगर हम बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज के लिए देखें तो यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो भी क्या है, इक्वेटोरियल है। यानी कि फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ऑल द 5 आपके कैसे हो गए, इक्वेटोरियल। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपका कह लीजिए कि सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, मैक्सिमम स्पेस पे होते हैं, रिपल्शन कम होता है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन आपकी प्रिफर्ड पोजीशन होती है बल्कि ग्रुप के लिए। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो आपका बीटा फॉर्म है वो आपका मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट। इसी वजह से जब हम लोगों ने बीटा रोटेशन पढ़ा था तो वहां पे हम देख रहे थे कि जो बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज था वो आपका 64% मिल रहा था, जबकि अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज हमारा केवल 36%। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। अगर आप लोगों को ये मटेरियल यूजफुल लग रहा हो आपके लिए तो इस प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।